लोकसभा चुनाव के लिए बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी के हिस्से 17 सीट आई तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की एलजेपीआर को 5 सीट मिली है तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से एक एक सीट आई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है। बीजेपी की 17 सीटों पर पहले नजर डालते हैं जिन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। अररिया से बीजेपी औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, सारण, सासाराम, उजियारपुर। तो ये 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने दिल्ली में सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अन्य सहयोगियों को क्या कुछ मिला है और बीजेपी के हिस्से क्या कुछ आया है, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने साझा की। सुनाते हैं आपको क्या कहा विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर,
खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। ये नामों का अनाउंसमेंट कब तक करेंगे? यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी सभी पार्टियां अपने नाम फाइनल कर रही है, जल्दी 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी। सर, आपने कहा कि अभी 2 पार्टियां बढ़ी हैं लेकिन एक पार्टी आपसे छूट गई, उसको कैसे मैनेज करेंगे? सबसे वार्ता चल रही है। क्या उम्मीद है कर रहे हैं आप? जल्दी ही होगा। कितनी उम्मीद? 40 की 40। तो सबसे अभी बातचीत चल रही है, खासतौर पर पशुपति पारस के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, किसी की नाराजगी होगी तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन नाराजगी क्यों वो देखिए। दरअसल एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई है। हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, तो 5 सीटें एलजेपीआर के खाते में गई है। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। चलिए तो सीधे सहयोगी आशुतोष का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया, आशुतोष? नहीं, बिल्कुल। और जब ललन सिंह से, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनसे जब पूछा गया कि 16 सीटें जेडीयू को मिली हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में देखना होगा कि कौन सीट पर कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन सा कैंडिडेट होगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जरूर था ललन सिंह का, लेकिन जब हमने उमेश कुशवाहा से पूछा कि आपको 1 सीटें कब मिल रही हैं तो उनका कहना था कि 1 सीटों का सवाल नहीं है, सवाल 40 सीटों का है और 40 सीटों पर हम चुनाव जो है जीतेंगे, एनडीए जीतेगी। और काफ़ी उत्साहित उमेश कुशवाहा नजर आए। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही थी, जैसे कि सीटों के अदला बदली की चर्चा बहुत हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो शिवहर की सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी और जो लवली आनंद आज ज्वाइन की हैं वो शिवहर की सीट से लड़ सकती हैं। वो पहले बीजेपी के खाते में थी, अब जेडीयू के खाते में आएगी। तो ये थोड़ा सा अभी क्लियरिफिकेशन होना बाकी था। और चूंकि हमने लवली आनंद से भी पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी जो कहेगी हम लोग उसे फॉलो करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जो एक लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि सीट शेयरिंग होगी, कौन से सीट किसके खाते में जाएगी, ये प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। एनडीए की तरफ से इस बात की घोषणा हो चुकी है। अब नज़र जो है वो महागठबंधन की तरफ है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है महागठबंधन में भी ऑलमोस्ट सब चीज़ फाइनल हो चुका है। सिर्फ इंतज़ार एनडीए के अनाउंसमेंट का हो रहा था और मुझे लगता है कि आज ही अनाउंसमेंट होना था, लेकिन अब कल अनाउंसमेंट महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के की जा सकती है। जी बिल्कुल है। तो दोनों तरफ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, अब मुकाबला मैदान में देखने को मिलेगा, आशुतोष? स्वाभाविक तौर पर अब मैदान में जाने का वक्त आ चुका है, सीट शेयरिंग हो चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू है कि उम्मीदवार कौन से दल कौन सा उम्मीदवार उतारेंगे, ये सबसे बड़ा पहलू है। लेकिन जो पिछले बार का ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड ये रहा है कि फेज वाइज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होती रही है, क्योंकि आमतौर पर जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दल है वो कैंडिडेट देखकर कैंडिडेट उतारना पसंद करते हैं और ये परंपरा हाल फिलहाल में शुरू हुई है। एक बारगी सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती जरूर होगी दलों के लिए भी और जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी, क्योंकि हो सकता है कैंडिडेट को कम समय मिले, नामों की घोषणा फेज वाइज हो, ये जानकारी मिल रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से नामों की घोषणा होगी। वैसे महागठबंधन की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो एनडीए के उम्मीदवारों को देखेंगे और उससे ज्यादा मजबूत पहलवान वो उतारेंगे। तो ये आरजेडी की तरफ से स्टेटमेंट आया था। आरजेडी इसी हिसाब से पैटर्न से चल रही है,
मुझे लगता है कि एनडीए के उम्मीदवारों को देख करके ही महागठबंधन के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा एनडीए ने की है। अब इंडिया गठबंधन या फिर कहें महागठबंधन की तरफ से भी सीट शेयरिंग की घोषणा होगी, और यही परंपरा मुझे लगता है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर के भी अपनाई जाएगी। चलिए, बने रहिए हमारे साथ आशुतोष। एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीटों के बंटवारे पर जो तालमेल स्थापित हुआ है एनडीए खेमे में, उसे समझने का प्रयास करते हैं। जी अशोक जी। बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें अगर आप आकलन करेंगे तो गठबंधन के यानी कि एनडीए गठबंधन के जो भी दल हैं सबों ने कुछ न कुछ खोया है और कुछ न कुछ पाया है। अगर आप इसकी गहन समीक्षा करेंगे तो कोई भी दल यह नहीं कह सकता है कि हम ऊपर हैं और हमारा सहयोगी नीचे है। बीजेपी ने पिछले दफे 17 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी दी थी। बीजेपी 17 की 17 सीटों पर विजयी हुई, यानी कि 100% उसे विजय हासिल हुई। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने क्या किया है, शिवहर से रमा देवी जो वरिष्ठ एक तरह से कहिए सांसद रही हैं, जो वैश्य समाज से आती हैं, उनका पत्ता साफ कर दिया है बीजेपी ने। यानी कि बीजेपी ने अपने एक जीते हुए सांसद की सीट जदयू के हवाले कर दी है। जदयू को अगर आप देखिएगा तो जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटों पर उसने चुनाव जीता था, यानी कि लगभग 96% उसका जीत हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इस बार जदयू को क्या हुआ, उसकी एक सीटें तो सबसे पहले कम हो गई, यानी कि 16 सीटों पर ही जदयू अब चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ जदयू के 2 निवर्तमान सांसदों का पत्ता साफ हो गया है, यानी कि गया से भी उनके सांसद अब नहीं चुनाव लड़ेंगे और काराकाट से भी उनके सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर लोजपा रामविलास की बात करें तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नेतृत्व में ही 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। 6 सीटें लोजपा को आई थी, अब उसे सिर्फ 5 सीटें मिलेगी, यानी कि 1 सीट की बलि उनकी भी चढ़ गई। और नवादा से अब चिराग पासवान के उम्मीदवार नहीं होंगे, वहां से बीजेपी अपनी उम्मीदवारी देगी। अगर आप हम की बात करें तो 2019 में हम बीजेपी के साथ थी और हमने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार जीतन राम मांझी को सिर्फ 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो 2019 में वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ रहा है। तो आप अगर देखेंगे बारीकी से इन चीज़ों को तो गठबंधन की एकता को मजबूत करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, 40 की 40 सीटों पर कामयाबी हासिल करने के लिए सभी घटक दलों ने अपने अपने स्वार्थ को एक तरह से कहिए कि अलग करके इस गठबंधन को किया है। आप कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस को किनारा लगा दिया गया, लेकिन अभी भी आप यह समझिए कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और नवादा सीट जो बीजेपी के खाते में गई है, वो तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी कोशिश करेगी कि अंततः पशुपति कुमार पारस को साथ लिया जाए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या पशुपति कुमार पारस अपने पार्टी का अस्तित्व बचा पाएंगे, चूंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं ले आया गठबंधन से, जो अपना चुनाव अपने लोकसभा क्षेत्र से नहीं लड़ पा सकता है, जो 5 साल से वहां की नुमाइंदगी कर रहा और केंद्र में मंत्री हो, तो ऐसी परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपने भतीजे प्रिंस की सीट जो समस्तीपुर है वो नहीं बचा पाए, अपने कहिए प्रधान लेफ्टिनेंट सूरजभान के भाई चंदन की सीट नवादा नहीं बचा पाए। तो ऐसी परिस्थिति में पारस के पास अब विकल्प क्या है? पारस के पास 2 ही विकल्प है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, या तो महागठबंधन में शामिल हो या फिर अलग रह करके वो चुनाव लड़े और चिराग पासवान को हराएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी लहर में क्या इतना बड़ा रिस्क लिया जा सकता है? ये अगर आप आकलन करें तो आप पाएंगे कि जो 40 की 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों पर गठबंधन, एनडीए गठबंधन ने पूरी तैयारी के साथ, पूरी मशक्कत के साथ यह फैसला लिया है। और इसका लबोलुआब यह है कि एक सीट पर नजरें हैं कि कौन सीट कौन जीत सकता है, कौन सीट पर विरोधी को टक्कर दी जा सकती है। ये अलग बात है कि अब जो नाराज होंगे, जदयू के, बीजेपी के जो नेता नाराज होंगे, हम के नेता नाराज होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता नाराज, उनको अब महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि एनडीए गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए अपने 2 कदम आगे सभी पार्टी गई है और 2 कदम पीछे भी गठबंधन के सभी दल गए हैं। दीपक, तो बेहतरीन तालमेल कह सकते हैं स्थापित किया गया है इस सीटों के बंटवारे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।